इस वक्त हम खड़े हैं खेल गांव का हरिवंश टाना भगत हॉल के सामने और आप देख सकते हैं कि यहाँ झामुमो का झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाअधिवेशन की तैयारी शुरू है। कुछ ही पलों में पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, सीएम हेमंत हैं, विधायक हैं, झामुमो कोटे के जो मंत्री हैं, सबों का आगमन होगा और 13वें महाअधिवेशन की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों आपको हम बता दें कि झारखंड के गठन में झामुमो का एक संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। आप कह सकते हैं कि आदि झारखंड अपने जिस अस्तित्व में है, अपने वास्तविक आकार में है, तो इसके पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा का संघर्ष और बलिदान रहा है। ऐसा भी नहीं है कि अलग झारखंड राज्य की लड़ाई की जो शुरुआत होती है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से होती है। हम आपको बता दें कि आजादी के जब अंगड़ाई चल रही थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त भी अलग झारखंड राज्य की लड़ाई तेज थी, लेकिन वह सवार कहीं न कहीं आजादी की लड़ाई में मंद पड़ती नजर आ रही थी। और आजादी की जो लड़ाई है, भारत की आजादी की जो लड़ाई है, वो ज्यादा तेज गति से सुनाई पड़ रहा था। आपको हम बता दें कि अलग झारखंड राज्य के लिए जो पहली शुरुआत हुई थी वो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा हुई थी। और भारत यह एक इतिहास है कि जब झारखंड भारत को आजादी मिली और पहली बार चुनाव हुआ, तो इस क्षेत्र से, छोटा नागपुर परगना के इस क्षेत्र से या दक्षिण बिहार के इस क्षेत्र से झारखंड पार्टी, जो जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में गठी झारखंड की मिट्टी और माटी की पार्टी होती थी, उसने पहली बार 34 सीटें जीतकर विधानसभा में, तत्कालीन विधानसभा में, जो संयुक्त बिहार और झारखंड का विधानसभा था, उसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया था। लेकिन इतिहास में कालखंड बदला और जो पार्टी झारखंड की मिट्टी और माटी की आवाज मानी जाती थी, बाद में उसका कांग्रेस में विलय हो गया। और कांग्रेस में विलय होते ही झारखंड के अंदर से असंतोष के स्वर सुनाए देने लगे। इस बीच एलन होरो, बागुन सुमरई और दूसरे नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व में कई झारखंड नामधारी पार्टियां एक साथ काम करती रही, लेकिन किसी भी पार्टी को सफलता नहीं मिली। यह वही दौर था, मैं बात कर रहा हूं 1963 की। 1963 में ही झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय होता है और झारखंड के इस हिस्से में असंतोष के स्वर सुनाई देने लगते हैं। लेकिन 1973 आते आते झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर किया जाता है। यह वर्ष 1973 की बात है और तब विनोद बिहारी महतो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, शिबू सोरेन महासचिव हुए थे और एन होरो जो मार्क्सवादी समन्वय समिति के बड़े नेता थे, वह भी इसके हिस्सा थे। यह एक बड़ी कदम था और वह दिन आज भी झामुमो के इतिहास में बड़ा दिन माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी झामुमो में एक बिखराव की स्थिति नजर आई। दरअसल झामुमो का एक बार फिर से कांग्रेस के नजदीक जाने के कारण विनोद बिहारी महतो में असंतोष का स्वर उठा और उन्होंने झामुमो से अलग होने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही निर्मल महतो की हत्या होती है, विनोद बिहारी महतो एक बार फिर से झामुमो का हिस्सा बनते हैं, झामुमो में वापसी उनकी होती है और तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा अनवरत रूप से अलग झारखंड राज्य की लड़ाई का अलग जगाती रही। और वह दिन भी आया जब वर्ष 2000 में अलग झारखंड राज्य का सपना पूरा हुआ। अलग झारखंड राज्य का जब सपना पूरा हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा कि कई सीएम चेहरे आए, कई सरकारें आई, लेकिन कोई भी सरकार अस्थायी रूप से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। वर्ष 2000 से 2024 के बीच में हमने शिबू सोरेन, दिसम गुरु शिबू सोरेन को 3 बार सीएम बनते देखा, अर्जुन मुंडा को 3 बार सीएम बनते देखा, मधु कोड़ा को सीएम के रूप में देखा और झारखंड के पहले सीएम के रूप में बाबूलाल मरांडी को भी देखा। लेकिन वर्ष 2014 में रघुवर दास को
को यह श्रेय जाता है कि उनके नेतृत्व में झारखंड में पहली बार किसी सरकार ने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन उसी रघुवर दास के कार्यकाल में सीएनटी एक्ट में संशोधन हुआ और उसके बाद वह इतिहास है कि 2014 से आज 2025 है, भाजपा उस कुव्वत के साथ सत्ता में वापस नहीं कर पाई। और उसी माना जाता है कि उसी सीएनटी एक्ट में संशोधन के कारण रघुवर दास के कार्यकाल के प्रति जो गुस्सा, नाराजगी पनपी, असंतोष पनपा, उसके कारण वर्ष 2019 में सीएम हेमंत के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा की वापसी हुई और 2019 से 2024 का जो कार्यकाल रहा वह भी संकटपूर्ण रहा। उसी कार्यकाल में किसी भी झारखंड के इतिहास में एक निर्वाचित सीएम को जेल भेजा गया और कोर्ट ने यह टिप्पणी कर दी कि जिन आरोपों में एक निर्वाचित सीएम को जेल भेजा गया है वह तथ्यहीन है, उसके पीछे कोई सबूत नहीं है, कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। आप यह समझ सकते हैं कि सीएम हेमंत को जेल भेजे जाने का इतना बड़ा असर हुआ कि वर्ष 2024 के चुनाव में एक मजबूत ताकत के साथ झामुमो की वापसी। बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान नहीं हो सकता। अभी जी आज महाधिवेशन होना है, कैसे देखते हैं इसमें, कौन-कौन से फैसले आज? झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह 13वां महाधिवेशन निश्चित रूप से झारखंड राज्य की राजनीति को एक नया दिशा देने का प्रयास है। बहुत संघर्षों के उपरांत अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन संविधान की पहली प्रस्तावना पंक्ति जब 4 फरवरी 1972 को स्थापना हुई थी और 1983 में जब संविधान अंगीकार किया गया था, उसकी पहली प्रस्तावना पंक्ति यह कहती थी कि वाम जनवादी विचारधारा पर आधारित यह संगठन झारखंड की शोषित पीड़ित राष्ट्रीयता के हर त्राण के लिए काम करेगा और झारखंड में एक शोषण मुक्त समता मूलक समाज को बनाने की दिशा में प्रयास करेगा। तो हमें लगता है कि कुछ काम हम लोगों ने किया है, कुछ रास्ते हम लोगों ने तय किए हैं और अभी और रास्तों को तय करना बाकी है। सम्मेलन राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप, जनता की जनभावनाओं के अनुरूप निश्चित रूप से राजनीतिक प्रस्ताव पारित करेगा और यह राजनीतिक प्रस्ताव संगठन और राज्य के हित में हो। सर, अभी तक जेएमएम जो है जल जंगल जमीन की बात हो रही है और हालिया दिनों में इसका शहरी विस्तार भी हो रहा है, तो क्या शहरी मतदाताओं को देखते हुए कुछ फैसले लिए जाएंगे? झारखंड समूची झारखंडियत को बोध कराता है, चाहे वो शहर में बसने वाले झारखंड के लोग हों, चाहे वो सुदूर ग्रामीण अंचलों में बसने वाले लोग हों। निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व संपूर्ण झारखंड का है और झारखंडी चेतना समग्र रूप से झारखंड के शहरों और ग्रामीण अंचलों में रहने वालों में निवास करती है और मुक्ति मोर्चा इसी का परिचायक है। इसलिए हम इस विभेद को नहीं मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार सिर्फ ग्रामीण अंचलों में। हम यह मानते हैं कि शहरों में रहने वाले जल जंगल जमीन की अवधारणा को मानने वाले लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। मैं सवाल इसलिए किया था सर, कल्पना सोरेन के रूप में आप निश्चित रूप से मेरा यह मानना स्पष्ट रूप से है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनभावनाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए था। जब इस देश में किसानों के लिए कानून लाए गए तो यह कहा गया कि ये किसानों के हितकर कानून है। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद अगर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था ने उनकी कानूनों को, कृषि कानूनों को किसानों के हितकर नहीं माना और वापस लिया, तो मेरा यह मानना है कि आज जिस तरीके से इस देश की एक बड़ी आबादी की जनभावनाओं के विरुद्ध वक्फ कानूनों को लाया गया है, निश्चित रूप से इस देश की संसद को, इस देश की राजनीतिक पार्टियों को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सर, कल्पना सोरेन के रूप में एक बड़ा आपका चेहरा मिला है सर, क्या इसका इस्तेमाल किया जाएगा? निश्चित रूप से कल्पना सोरेन पार्टी से अलग नहीं है और कल्पना सोरेन के द्वारा जो भी काम किए गए उसका फलाफल पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में देखा है और आने वाले दिनों में भी निश्चित रूप से उनका उपयोग पार्टी करेगी। 13वां अधिवेशन है, कल्पना सोरेन को लेकर जो है बड़े निर्णय। देखिए, ये निर्णय क्या लिए जा रहे हैं ये आप लोगों का आपकी मनगढ़ंत बातें हैं। आज निश्चित रूप से हमारा 13वां महाधिवेशन है जो किसी भी राजनीतिक दल का सबसे बड़ा महापर्व होता है
और हमारा दल आज झारखंड ही नहीं पूरे देश में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम की चर्चा हो रही है। तो निश्चित रूप से आज महाधिवेशन में नए और बड़े निर्णय लिए जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण और राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, सांगठनिक प्रस्ताव भी आएंगे और सभी पर सहमति बनेगी, लोगों की मुहर लगेगी। और आज ये जिस तेजी से झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकास विभिन्न राज्यों में हुआ है, अपने झारखंड राज्य में तो आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में आज उभर कर सामने आया है। और इस चुनाव में 2024 के चुनाव में अभी तक की सबसे ज्यादा सीटें जीतकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। और आने वाले दिनों में मैं एक पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते, पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से चाहूंगा कि पूरे देश में हमारी पार्टी का विस्तार हो, क्योंकि पूरे देश की जनता की निगाह आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनहित के किए गए कार्यों को, इन विपरीत परिस्थितियों में जो काम हुए, तेजी से जो विकास हुआ, चाहे जो मैया सम्मान योजना हो या हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनको विदेश भेजकर शिक्षा दिलाने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, कृषि के क्षेत्र में एक नया कहें तो नया एक कृषि के क्षेत्र में आयाम कायम करने की बात हो, अब बिजली के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए, बिजली बिल माफ किए गए। तो आज ये हमारा झारखंड पूरे देश में आज चर्चा का विषय है। वक्फ विधेयक को लेकर भी कुछ चर्चा। देखिए, वक्फ का तो हम तो जो वक्फ संशोधन विधेयक आया है, ये तो सिर्फ जनता को भटकाने के लिए, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर कभी चर्चा नहीं करती है। उस पर कोई गरीबी पर नहीं, बेरोजगारी पर नहीं, शिक्षा पर नहीं, सिंचाई पर नहीं और आधारभूत संरचनाओं के विकास पर नहीं। ये ऐसे 2, 4, 6 महीने में ऐसे ऐसे मुद्दे उभारती रहती है जिससे जनता भटकाव की ओर जाए और मूल मुद्दों से जनता का ध्यान निश्चित रूप से हमने खुद खुलकर कहा है। मैं भी वक्फ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन में मैं खुद शामिल हुआ हूँ। पार्टी का विरोध है, पार्टी इसके इस वक्फ बिल का विरोध करती है। आज हम वक्फ बिल ला रहे हैं। कल आप देखेंगे, कल इन लोग का जो हमारे जो केंद्र में बैठी सरकार है वो ना हिंदुओं की है, ना मुसलमानों की है, ना सिखों की, ना ईसाइयों की है, वो सिर्फ अपनी सत्ता की है। उन्हें सत्ता चाहिए इनके प्राकृत। आज वक्फ बिल आया है जो वक्फ का मतलब अच्छी तरह से जानते हैं कि दान में दी हुई मुस्लिमों के द्वारा जो दान में दी हुई जमीन होती है उस पर उनके जो कार्य होते हैं उन पर उनका अधिकार, उसके लिए बोर्ड बना है। हाँ, बेवजह उसमें टांग घुसेड़ना, कल सिख समुदाय के में टांग घुसेड़ेंगे, परसों ईसाई समुदाय में, और आने वाले दिनों में अब देखेंगे जो सनातनी की कारट लगाते रहते हैं। आने वाले दिनों में जो हमारे हिंदू भाइयों के जो बड़े बड़े हिंदू हमारे जो मठ हैं, बड़े बड़े जो अखाड़े हैं, उनकी भी संपत्तियों पर इनकी नजर होगी। इसलिए हम सभी लोगों को कहते हैं कि सावधान रहना होगा, समय रहते चेतना होगा, ताकि हमारा लोकतंत्र बचा रहे, हमारा संविधान बचा रहे और इस तरह के तुगलक की फरमान जारी ना हो। को लेकर भी कुछ देखिए, ये भी अब देखिए, ये सारे प्रस्ताव सभी लोग मिलजुल कर बनाते हैं। राजनीतिक प्रस्ताव की कमेटी, उसमें मैं भी हूँ उस कमेटी में, लेकिन उसको अभी जब हम सब मिल बैठकर उस पर मुहर लगेगी तब फिर आप लोगों को जानकारी मिलेगी। मैं बताया आपको कि पहली बार झारखंड के इतिहास में जयपाल सिंह मुंडा को यह श्रेय जाता है कि तब की झारखंड पार्टी को 34 सीटें प्राप्त हुई थी और यह बात थी 53-54 की। उसके बाद करीबन 70-80 वर्ष का दौर गुजर गया। उसके बाद वर्ष 2024 में किसी झारखंडी पार्टी की, किसी झारखंड नामधारी पार्टी को 34 सीटें मिली। तो यह समझा जा सकता है कि सीएम हेमंत के प्रति और उनको जेल भेजे जाने के कारण आदिवासी समुदाय में कितनी नाराजगी पसर रही थी। यह मैं बताने का कोशिश मैंने आपको इसलिए किया ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो इतिहास है, उसका जो संघर्ष है और झारखंड के गठन में उसकी जो भूमिका है, उसे एक बार आप समझ सकें। मौजूदा हालात यह है कि पार्टी अपना 13वां महाधिवेशन इसी हरिवंश टाना भगत में कर रही है और
हमारी जानकारी के अनुसार पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रांची में महाधिवेशन का आयोजन किया गया है और इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमियां हैं। दावा किया जाता है या माना जा रहा है कि अमूमन हर बार की तरह इस बार पार्टी के संविधान में कुछ बदलाव होंगे और कई राजनीतिक प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि वे राजनीतिक प्रस्ताव क्या होते हैं और पार्टी में संविधान जो संशोधन की बात हो रही है वह किस रूप में होती है। लेकिन सियासी जानकारों को माने तो पार्टी नेतृत्व में पार्टी के चेहरे में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। निश्चित रूप से सीएम हेमंत के पास सीएम की कुर्सी होगी और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होंगे। जहां तक रही बात दिसुम गुरु की, तो जब तक उनकी सांस रहेगी वे निश्चित रूप से पार्टी का अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन निगाहें जो लगी हुई है वह लगी हुई है पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पर। एक बड़े तबके का मानना है कि इस बार जेएमएम कल्पना सोरेन को अपना कार्यकारी अध्यक्ष बना सकती है। हम बता दें कि जब सीएम हेमंत को जेल भेजा गया था, काल गृह में कैद किया गया था, तो यह कल्पना सोरेन ही थी जो गृहिणी से निकलकर सामने की भूमिका से बाहर आते हुए राजनीति में अपना कौशल दिखलाया था और बहुत ही कम वक्त में झारखंड की सियासत का एक मजबूत चेहरा बन गई। आधी आबादी की आवाज बन गई, आदिवासियों की तो धड़कन थी। तो कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन के आने वाले दिनों में क्या भूमिका होगी, इस पर लोगों की नजर लगी रहेगी। जहां तक बात रही राजनीतिक प्रस्ताव का, तो माना जाता है कि 1932 का खतियान के बारे में भी इस बार एक बार फिर से फैसला हो सकता है। दरअसल 1932 के मुद्दे पर हेमंत सरकार ने पहले ही विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल को भेजा था, लेकिन वह प्रस्ताव राज्यपाल के पास लटक गया या केंद्र के पास वह लटक गया। लेकिन तमिलनाडु में जिस तरह का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के अधिकारों पर कैंची चलाते हुए उसके 10 से 12 जो विधेयक थे उसको बगैर राज्यपाल की स्वीकृति के मंजूरी दे दी है। यह इतिहास में पहली बार हो रहा है, देश के इतिहास में पहली बार है कि किसी सुप्रीम कोर्ट ने बगैर राज्यपाल की मंजूरी के 12 से 13 विधेयकों को एक ही झटके में पारित कर दिया, मंजूरी दे दी और राज्यपाल को यह हिदायत भी दी कि आप एक निर्वाचित सरकार के विधेयक को रोक नहीं सकते हैं। यदि एक बार नहीं दूसरा बार यदि उसी चीज पर प्रस्ताव आता है, उसी मुद्दे पर प्रस्ताव आता है, तो आपको मंजूरी देनी ही होगी। इस हालत में देखा जाए तो जेएमएम की ओर से जो 1932 का उसका मुद्दा रहा है, उसका नारा रहा है, वह एक बार फिर से इस विधानसभा में, इस महाधिवेशन में उसकी अनुगूंज सुनाई पड़ सकती है। दूसरा मुद्दा है जो सरना धर्म कोड का है। माना जा रहा है कि सरना धर्म के मुद्दे पर भी इस महाधिवेशन में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। एक जो सबसे चर्चित मुद्दा इन दिनों है वक्फ बिल। वक्फ बिल पर पूरे देश में हाहाकार है, बवाल है। जो अल्पसंख्यक समुदाय है यहाँ का, उसकी ओर से केंद्र सरकार का जो वक्फ बिल है उसकी प्रति नाराजगी जाहिर की जा रही है। अल्पसंख्यक समुदाय का मानना है कि जो केंद्र सरकार का वक्फ बिल है वह उसके अधिकारों का पर कैंची चला रहा है, उसके अधिकारों की कटौती कर रहा है। और आपको हम बता दें कि झामुमो शुरू दिन से ही वक्फ बिल के विरोध में खड़ी है। तो माना जा सकता है या आशा किया जा रहा है कि वक्फ बिल पर भी इस महाधिवेशन में एक बड़ा फैसला हो सकता है। एक तीसरी गुंजाइश जो बनती नजर आ रही है वह सीएनटी एक्ट को लेकर के है। दरअसल सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बातता है। एक आदिवासी समुदाय का व्यक्ति भी दूसरे थाना क्षेत्र में यदि जमीन खरीद की कोशिश करता है तो वह गैर कानूनी होगा। और अब जानते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे झारखंड में अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। आदिवासी समुदाय के अंदर भी एक मिडिल क्लास पैदा हो रहा है और निश्चित रूप से वह भी शहर में बसना चाहता है। वह भी चाहता है कि शहर में उसके कट्ठे 2 कट्ठे जमीन हो, 5 कट्ठे जमीन हो, उसके मकान हो। और इस बंदिश के कारण आदिवासी समुदाय का वह तबका भी शहर में अपनी जमीन नहीं खरीद पा रहा है। तो माना जाता है कि थाना क्षेत्र की वैधता जैसे ही समाप्त होगी, वह आदिवासी समाज
राजधानी के बाहर है, सुदूरवर्ती इलाके में है, राजधानी रांची में वह अपनी जमीन खरीद सकेगा या दूसरे शहरों में जमीन खरीद सकेगा। और निश्चित रूप से इसका फायदा यहाँ के आदिवासी समुदाय को मिलेगा, क्योंकि यदि एक आदिवासी दूसरे आदिवासी की जमीन खरीदता है तो उसे दाम भी उचित मिलेगा और उसका जमीन भी किसी के दूसरे गैर आदिवासी समुदाय के पास नहीं जाएगा। इस प्रकार कई एक मुद्दे हैं, कई एक मसले हैं। माना जा रहा है कि इस महाधिवेशन में उस पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित हो सकता है, उस पर निर्णय हो सकता है। इस प्रकार हम देखें तो यह जो 2 दिवसीय महाधिवेशन है, झारखंड के इतिहास में एक बड़ा घटना मानी जा रही है। इससे कई अहम निर्णय हो सकते हैं। देखना होगा चंद घंटों के बाद, चंद पलों के बाद जब सीएम हेमंत आते हैं और दूसरे मंत्री विधायक आते हैं, पार्टी के अध्यक्ष आते हैं, दिसम गुरु का यहाँ अर्पण होता है, पदार्पण होता है। उसके बाद जब महाधिवेशन की शुरुआत होती है तो क्या फैसले होते हैं, आपकी तरह हमारी निगाह भी पार्टी महाधिवेशन में लिए गए निर्णयों पर बनी रहेगी और इसकी पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।